देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कई जगह पार्शियल लॉकडाउन की नौबत आ गई है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो ऐसे में कोरोना की इस दूसरी खतरनाक वेव से कैसे निपटें, वैक्सीन जो है उसको लेकर जो भी आपके जहन में सवाल हैं वो हम जानेंगे उनके जवाब। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके तमाम सवाल, तमाम कंफ्यूजन जो हैं वैक्सीन को लेकर, कोरोना की सेकंड वेव को लेकर, इसके खतरे को लेकर, उसके जवाब देंगे डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहला सवाल ये कि सर 3 दिन के अंदर अंदर 2 बार 1 लाख को पार कर गया है कोरोना का आंकड़ा देश में। आखिर क्या वजह है कि ये जो दूसरी दस्तक है कोरोना की, ये इतनी घातक है और इतनी तेजी से फैल रही है? इसके क्या कारण है? जब हमारे केसेस कम हुए थे जनवरी फरवरी में और जब वैक्सीन शुरू हुई थी, कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब कोरोना ख़त्म हो गया भारत से, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं, क्राउड्स इकट्ठे कर सकते हैं। और ये सारे जो इवेंट्स थे, इससे कोविड जो है वो एकदम फैलना शुरू हुआ, क्योंकि जो वायरस था वो तो हमारे बीच ही था और हमें पता है कि नए वेरिएंट्स वायरस के जो आए हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मास्क नहीं अपना डालेंगे, तो वायरस जो है वो एकदम फैलेगा और इसी तरह से वो वायरस जो है हमारे जो कम्युनिटी में फैला है और केसेस जो हैं वो एकदम बढ़े हैं। इसका रिफ्लेक्शन फिर अल्टीमेटली जो है हॉस्पिटल एडमिशंस पे भी पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम कारण हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी चूक हुई। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो विदेशों से जो फ्लाइट्स थी उनको बहुत जल्दी खोल दिया गया, जिसकी वजह से जो म्यूटेटेड स्ट्रेन थे साउथ अफ्रीका से, यूके से, उन्होंने दस्तक दे दी और ये स्ट्रेन्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंच गए, जो ये खतरे को बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा है आपकी नज़र में? देखिए, दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई और जो म्यूटेशंस हैं वो कई महीनों से हो रही हैं और कुछ म्यूटेशन तो हमारे देश में भी हो सकती हैं। वायरस जो है अब म्यूटेट तो वैसे भी करेगा, इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि चाहे वो नया स्ट्रेन हो, म्यूटेंट्स हो या पुराना स्ट्रेन हो, उसको रोकने के लिए हमारे पास अगर कोई भी हथियार है तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। क्योंकि अगर हम अपना मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, क्राउड्स नहीं होने देंगे, तो चाहे वो पुराना स्ट्रेन हो या नया स्ट्रेन हो, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाएगा और हम अपने केसेस कम कर पाएंगे और जो स्पाइक है उसको रोक पाएंगे। ये हम नहीं कर पाए और इसीलिए केसेस एकदम बढ़ गए हैं। जो अभी फिलहाल मौजूदा वैक्सीनेशन हो रहा है और इसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमने केजीएमयू में देखा, हमने पटना में देखा, जहां पर वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल है कि वैक्सीन कितनी कारगर? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन से क्या फ़ायदा होगा। वैक्सीन हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन देगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देगा। और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझना ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे और 2 डोज हम पूरे लगाएंगे और 2 डोज के 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जो अगर हमें फिर कोविड से एक्सपोजर हुआ तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी कि हमें सीवियर डिजीज़ ना हो। हमें अगर कोविड होगा तो ऐसा कोविड नहीं होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या हम आईसीयू में पहुंचेंगे या डेथ्स हो सकती कोविड से हो, लेकिन वो हमें इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। डिजीज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि हमें माइल्ड इन्फेक्शन हो या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर हमारा टेस्ट किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है तो भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सवाल जो आ रहा है कि एम्स में बूस्टर का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और ये कितना कारगर होगा भविष्य में जाकर, और क्या भविष्य में कोरोना जो है इन्फ्लुएंजा जैसा हो जाएगा कि वायरस अपने रूप बदलता रहेगा और हमें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी? तो अभी तक जो ट्रायल है वो ये हो रहा है कि अगर हम कोवैक्सीन है वो उसको क्या हम उसकी क्या ज़रूरत है कि 6 महीने बाद एक और डोज दें तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अभी इस पे रिसर्च ही हो रही है, इसमें कहना मुश्किल है कि कितना फ़ायदा होगा। पर यह आपकी बात सही है कि आस्ता आस्ता जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो एक एंडेमिक इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें ऐसा होगा कि वायरस चेंज करता रहेगा और हमारी वैक्सीन भी नहीं बनती रहेगी और हो सकता है कि हर साल या हर कुछ 1 या 2 साल बाद
हमें रेगुलरली वैक्सीन लगानी पड़े, जैसे हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि हर बार हमने देखा कि जब पिछली बार कोरोना की पहली लहर हमने देखी थी, तब भी महाराष्ट्र इसका एपिसेंटर बना था एक तरह से, फिर उसके बाद दिल्ली। तो आखिर महानगर में ऐसा क्या गलत हो रहा है कि बार बार महाराष्ट्र और दिल्ली ही इसके एपिसेंटर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं? तो अगर हम देखें तो जो सिटीज़ हैं हमारी, जो हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि गाँव में कम है, क्योंकि गाँव में लोग अलग दूर-दूर रहते हैं, इतना क्राउडेड नहीं है। लेकिन अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, तो शहरों में और स्पेशली मुंबई में या और जो शहर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है। एक ही छोटी-सी जगह में 4-4, 5-5 परिवार रह रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। कई दफ़ा तो टॉयलेट्स भी सारों का कॉमन होता है कि, और कई अर्बन स्लम्स भी हैं। यहाँ पे जो है इन्फेक्शन के चांसेस और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑफ द क्राउडिंग एंड क्लोज ट्रैवल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसीलिए यहाँ इन्फेक्शन जो है ज़्यादा पहले वहीं पे होता है और फिर वहाँ से आगे जो लोग हैं वो और जगह लेके जाते हैं जहाँ पे फिर वो इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। जी। तो यही हमने पहले भी देखा था और यही हम अभी देख रहे हैं। सर, एक चीज़ जो हमने पिछली बार नहीं देखी, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए, वो ये था बच्चों में इन्फेक्शन। लेकिन इस बार बच्चों में बड़ी तादाद में इन्फेक्शन हो रहा है। 2 साल से उम्र से लेकर आपको 10, 11, 12 तमाम उम्र के बच्चों में आपको इन्फेक्शन मिलेगा और अच्छी खासी तादाद है। अपने इर्द गिर्द भी अब बच्चे मिल जाएंगे जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या वजह है कि पिछले वायरस ने बच्चों को टारगेट नहीं करा और ये वायरस जो है बच्चों को, जवानों को ज़्यादा टारगेट कर रहा है? तो अभी जो रिसर्च है उसमें ऐसा कुछ आया नहीं कि ये जो वायरस है इट इज एज स्पेसिफिक, कि किसी स्पेसिफिक एज को टारगेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि पिछली दफ़ा हम बहुत ज़्यादा सतर्क थे, हमने बहुत कॉशियस रखे, स्कूल बंद रखे, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, उनको प्रोटेक्ट करके रखा और इसलिए उनको इन्फेक्शन नहीं हुई। इस दफ़ा कुछ ढील होगी, लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक है। बच्चे भी दुखी हो गए कि 1 साल से वो घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाए और इसलिए कई जगह स्कूल्स भी खुल गए और कई जगह ऐसा माहौल आया कि बच्चों को लेके कई परिवार घूमने निकल गए और इसलिए एक्सपोजर जो है वो बच्चों में इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण उनमें इन्फेक्शन भी एकदम बढ़ा है, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ एक अनप्रोटेक्टेड लोग हैं जिनको हम पहले से प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये इसका म्यूटेटेड वर्जन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है और इसीलिए बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो मृत्यु दर है वो भी इसीलिए ज़्यादा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है या फिर इट्स जस्ट द एक्सपोजर? अभी तक जो डेटा है उसमें ये है कि लगता तो ये है कि वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि एकदम हमारे केसेस बढ़े हैं। इससे यही लग रहा है कि वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा है। कारण उसका ये भी है कि अब हमारे में बहुत ज़्यादा ढील होगी। अगर आप देखें कि पिछली दफ़ा जब हम 1 लाख से हमारे कम केसेस थे, 97,000 के करीब थे, तो लोगों में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, टेंशन थी और बहुत ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने सॉर्ट ऑफ करना शुरू किया था। इस दफ़ा हमारे केसेस 1 लाख से ऊपर बढ़ गए और जैसे आपने कहा कि 3 दिन हो गए जब 3 दफ़ा पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से ऊपर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि किसी को चिंता ही नहीं है, सब लोग वैसे ही घूम रहे हैं मास्क नीचे करके, कोई क्राउडिंग कम नहीं हुई है और ना ही कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या हैंड वॉशिंग कर रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जो वायरस है वो एकदम जल्दी फैल रहा है और इसीलिए केस हमारा जो स्पाइक्स ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया में आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है और लोगों के जहन में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोग, ऐसा हुजूम तो कम से कम दिल्ली बॉम्बे में नहीं उमड़ता है और लोग इतनी आसपास नहीं रहते हैं इतने लंबे पीरियड के लिए जैसा कि हम रैलियों में देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई जब वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैसे हो जाएगा? एक कॉमन मैन की तरह से मैं बता रही हूँ, अगर उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट छोड़ दें। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि हम ये कहें कि इलेक्शन रैलीज में तो कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुंभ मेला भी चला हुआ है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। पैंडेमिक जो है पहले जैसे हमने कहा महाराष्ट्र में हुआ, या हम यूरोप में की बात करें तो पहले स्पेन और इटली में हुआ, वो भी नॉर्दर्न पार्ट में होके फिर आगे फैला। यूएस की बात करें तो पहले न्यूयॉर्क में हुआ, फिर आगे जाके और जगह फैला। तो ये भी पैंडेमिक जो है एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करेगा और जिस तरह से चीज़ें अब हम देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, तो इसका असर भी आस्ता आस्ता
अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है और हमारे केसेस तब बढ़ सकते हैं। ये तो इसीलिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक ऐसे लग नहीं रहा कि ये जो कर्व जो ऊपर बढ़ है वो कम होगा। अभी कुछ काफ़ी टाइम तक ये आगे ही बढ़ता रहेगा। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन क्या समाधान अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है लॉकडाउन, और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर एक बड़ा तबका जो है वो डेली वेजेस का काम करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लॉकडाउन विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में लोग बाग नाइट कर्फ्यू का भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या रात में कोरोना सो जाता है। आप कितना सहमत हैं कि नाइट कर्फ्यूज कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं? देखिए, नाइट कर्फ्यूज कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं कि रात को क्राउड नहीं हुआ, लेकिन अगर दिन में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, सब लोग दिन में आराम से बैठ के मिलते रहे, क्राउड करते रहे, पार्टीज करते रहे, तो रात में कर्फ्यू करने का कोई फायदा नहीं है। जो जो वायरस ने दिन में फैलना था वो फैल गया, तो रात में हम कुछ भी करें कोई उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमने कुछ करना है तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सर्वेलेंस करें, जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स बनाएं। उन कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल किसी को बाहर नहीं आने दें, उनको उनमें टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, आइसोलेशन करें। वहाँ पे एक टाइप का मिनी लॉकडाउन कर सकते हैं, पर नेशनल लेवल पे लॉकडाउन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं जो डेली दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर कुछ और बीमारियों की उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो लोग किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट करें? क्या वो डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर उन लोगों को पहले कई बार लौटा दिया जाता है वैक्सीनेशन सेंटर से कहते हुए कि आप ब्लड थिनर पे हैं, तो उनके लिए क्या किस तरह से ये रास्ता होगा वैक्सीनेशन का? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे हैं, ब्लड थिनर पे हैं, जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, या जिनको कोई एलर्जी है, दमे की शिकायत है, जुकाम नज़ला रहता है, या फूड एलर्जी है, उनको घबराना नहीं चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन के लिए आगे आके लगाना चाहिए। अगर आपको डाउट हो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और हर एक वैक्सीनेशन साइट पे एक्यूट एडवर्स इफेक्ट के लिए पूरी अरेंजमेंट्स की गई हैं। अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीन से हो तो उसके लिए पूरा किट तैयार है, उसको एकदम मैनेज करने की पूरी तैयारी की जाती है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, आप आगे आके वैक्सीन लगाएं। और चाहे आप ब्लड थिनर्स पे हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या फेफड़े की प्रॉब्लम हो, आप घबराएं नहीं, आपको आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन सेफ है और आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये आप जो कोमॉर्बिडिटीज हैं जिन लोगों में, उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, सीरियस डिजीज ज़्यादा होती है, इसलिए इन लोगों को आगे आके वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एम्स खुद अपने आप में एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, देश का सबसे बड़ा संस्थान है, और आप उसके डायरेक्टर हैं। एक नई बहस छिड़ गई है वैक्सीन की कमी को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं 3 दिन का स्टॉक बचा है, उसके पॉलिटिकल अपनी इच्छाएं हो सकती हैं राजनेताओं के बयान की, लेकिन आपको लगता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारा प्रोडक्शन है, वैक्सीन की शॉर्टेज है अभी? नहीं, अगर हम देखें हमारा वैक्सीन प्रोग्राम रोल आउट जो है ग्रेडेड रहा है। हमने पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को किया, फिर हमने 60 साल से उम्र वालों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं 45 टू 59 ईयर्स के लिए इसलिए किया, और अब 45 ईयर्स के ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए किया गया। एक तो ये था कि हम प्रायोरिटी लिस्ट में जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड उनको कवर करें, और हम इन लोगों को कवर करें जितना हमारे पास डोजेज हैं, इसलिए उसको प्रायोरिटाइज किया गया। तो अगर हमारे पास ज़्यादा डोजेज होते तो हम ज़्यादा लोगों को कवर कर पाते। इसलिए डोजेज की कोई कमी नहीं है, डोजेज के ही हिसाब से वैक्सीनेशन खोली गई है, और इसलिए डोजेज की अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो उसमें कोई कमी नहीं है। फॉर दी प्रायोरिटी ग्रुप जो हमने प्रायोरिटाइज किए हैं 45 एंड अबव, उनके लिए डोजेस अभी पूरी हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। एक तबका बड़ा एक नई बहस जो है वो छिड़ी हुई है, वो कहते हैं कि ये जो एज ग्रुप है उसमें बहुत सारे रिलक्टेंट लोग भी हैं जो नहीं जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीन सेंटर्स पे वैक्सीन है लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम वैक्सीन उन लोगों को खोल दी जाए जो लोग जो हैं वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, इस एज ब्रैकेट को खत्म कर दिया जाए। कुछ सरकारों ने भी इसके लिए राज्य स्तर पर अपील की है, कुछ लोग जो हैं और कुछ डॉक्टर्स जो हैं, आईएमए ने भी खुद भी कहा है कि ब्रैकेट खत्म कर देना चाहिए। अब आपकी क्या राय इस पर? देखिए, पहली चीज ये है कि वैक्सीन हेजिटेंसी दिन बर दिन कम हुई जा रही है। हमारे सेंटर में हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास जितने लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं उससे दुगना तिगुना हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अब लोग वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं,
और जैसे-जैसे अब केसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी नंबर्स भी जो वैक्सीन के लिए आ रहे हैं बढ़ रहे हैं। इसलिए ये अब वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी नहीं रही, मैं तो ये कहूँगा वैक्सीन ईगरनेस शुरू हो गई है। इसलिए अगर हमें वैक्सीन और लोगों को भी लगानी है तो हमें सब जल्दी से जल्दी इन लोगों को कवर करना चाहिए जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, 45 से जिनकी उम्र 45 एज से ज़्यादा उम्र है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग रिलक्टेंट हैं उनको हम कन्विंस करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन साइट पे आ नहीं पाते बिकॉज़ वो टेक सेवी नहीं है, उनके पास जाएँ, उनको हेल्प करें कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे आ पाएँ। जी। जो ग्रामीण एरिया में लोग हैं जो वैक्सीन सेंटर पे नहीं आ सकते, अरेंजमेंट्स करें कि वो आएँ और उनको हम वैक्सीनेशन लगाएँ। या फिर जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे ऑफिसेज़ हैं और उनको टाइम नहीं मिल रहा तो उनको वहाँ रीच आउट करके वैक्सीनेशन लगाएँ। हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी टाइम पे कवर हो जाए और फिर हम आगे बढ़ के और लोगों को वैक्सीनेशन फिर लगाना शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कब तक उम्मीद करें कि एक आदमी इस एज बाउंड्री से हटकर अपने लिए वैक्सीनेशन जब उसे चाहिए, जो लगवाना चाहे लगवा सकता है? कितना वक्त और इंतज़ार करना होगा? मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ महीने तो लगेंगे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की डोजेज़ पूरी होनी चाहिए और जैसे हम देख रहे हैं कि आस्ता-आस्ता जो कंपनीज़ वैक्सीन बना रही हैं, वो अपनी प्रोडक्शन रैंप अप कर रही हैं और अगले 1-2 महीने में तो हमारी वैक्सीन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यही जो कंपनीज़ हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड वाले, वो भी अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे और नई वैक्सीन्स भी आ जाएँगी। स्पुतनिक वैक्सीन है जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ने बनाया है, वो उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा और डॉक्टर कैडिला's लैब की भी कैडिला लैबोरेटरी की भी वैक्सीन है जिसको भी अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। तो अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन्स का जो क्वांटिटी है, डोज़ जो है वो भी बढ़ जाएँगे, टाइप ऑफ वैक्सीन भी बढ़ जाएँगी और तब हम और लोगों के लिए भी खोल पाएँगे और हमें फिर चिंता नहीं रहेगी कि वैक्सीन के डोजेस कम नहीं होने चाहिए। जी, डॉक्टर गुलेरिया, आपने न्यूज़ नेशन पर आकर हमारे दर्शकों के जहन में जो भी तमाम सवाल आ रहे हैं सेकंड वेव को लेकर, वैक्सीन को लेकर, उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि ठीक है, आपको अवेयर करने के पीछे हमारी यही कोशिश है कि सेकेंड वेव में जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, दिन हो या रात।